द इंडिया पोस्ट की तरफ से इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी बंधु भगिनियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत विषय पर हम सब लोग बात करने के लिए, आगे काम करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और ये जो जोड़ने का काम है इंडिया पोस्ट के माध्यम से, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब व्यक्ति जुड़ता है तो मन के विचार मिलते हैं, मन के विचार जब मिलते हैं तो काम करने के लिए क्षमता बहुत विकास होती है। इसीलिए यही आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता माने बहुत बड़ी चीज कुछ है ही नहीं। इसीलिए हम सब लोग मिलजुल कर मेहनत करके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, हम सब लोग उसको कर सकते हैं। उसके लिए द इंडिया पोस्ट के तरफ से आज हम सब लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत पहले से ही आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी था, और अभी और अच्छा कैसे बनना है उसके लिए हम सब लोग प्रयास करने वाले हैं। क्योंकि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? पहले लोग सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन जब हम बचपन में पढ़ते थे तब हमने भी सुना था सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया के बारे में सुनते आई थी। लेकिन जब हम पढ़ लिख कर अच्छे संस्था जैसे राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के साथ जब मैं जुड़ गई, तब किरवाई जी भाई साहब थे, उन्होंने हमें कहा था, नंदिता तुम कभी सोचे हो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ये क्या अच्छी बात थी? हमने कहा जी भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा चिड़िया शब्द अच्छा नहीं है। चिड़िया का अर्थ सबके मन में आएगा कि उड़ा के ले जाओ। क्योंकि सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे, उस टाइम पे अपने भारत देश में 1739 में मोर सिंहासन बना हुआ था। मोर सिंहासन पर 1000 किलो सोना लगाकर और कोहिनूर लगाकर बना था। इसीलिए लोग उसको सोने की चिड़िया कहते थे, और उसको उड़ाने के लिए ही लोग अपने भारत देश में आते रहे, चाहे अंग्रेज आए हो, कोई भी आए हो। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं हैदराबाद के शासक थे उस्मान अली खान जी का भी टाइम मैगजीन में छपा था 1937 में कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है करके फ्रंट पेज पे उनका फोटो छपता है। तो इसके कारण अपने भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन साथ में हम लोग अपने भारत देश की कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधे हो, लोहा हो, क्या नहीं था अपने पास। कपास में हम लोग सबसे ज्यादा अच्छे थे, अपनी सब चीजें विदेशों में जाता था, और अपने को पूरे खरीदने के लिए लोग यहाँ आते थे, अपन पैसा कमा लेते थे। भारत कभी भीख नहीं मांगता था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, और उसके साथ ही अपनी खेती का जो व्यवसाय थे, उद्योग धंधे थे, इतने अच्छे थे। घर घर हम लोग उद्योग करते थे। कभी हम लोग निर्भर नहीं थे, लेकिन आपस में हम लोग निर्भर थे। यदि कोई कपड़ा बुनकर है तो कोई लकड़ी के काम करने वाले कारीगर के ऊपर वो निर्भर रहते थे। कोई धोबी भैया लोग, धोबी की परिवार अच्छा काम कर रहा तो नाई परिवार उनके ऊपर। मतलब ये व्यवस्थाएं जो थी अपने गांव को परिपूर्ण रखने के लिए, स्वावलंबी पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने भारत की बहुत सुंदर रचना थी, जो धीरे धीरे काल के चलते वो समाप्त होता गया। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत माने कुछ नहीं, सिर्फ हम सब लोग सोच ले एक बार, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आत्मनिर्भर की बात कही है। इसके पूर्व भी अपने जितने भी महानुभाव हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, और अपनी दवाई के क्षेत्र में हो, कढ़ाई के क्षेत्र में हो, अपनी कलाओं के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अपनी पैरामीटर्स तय करके स्वावलंबी आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रयास किया। जैसे परम पूजनीय अपना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कितना अच्छा उन्होंने स्वावलंबी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कहा। विनोबा भावे जी ने कितनी अच्छी बातें कही। ऐसे ही गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था अपने को, अपनी गांव जो है आत्मनिर्भर होनी चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा गांव में हम लोग आत्मनिर्भर रहे, स्वावलंबी रहे। लेकिन बात बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ता चला गया, तो
तो और परिस्थितियां बदलता चला गया, अब ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा हो गया, लोग आना जाना आवागमन बढ़ता चला गया, तो गांव का गांव एक क्लस्टर के रूप में अपन करेंगे, शायद वो स्वावलंबन का जो नमूना है अब वो सूटेबल नहीं है। इसीलिए फिर बड़े लोगों ने और सोचकर उसको विचार किया है, जैसे भारत रत्न नानाजी देशमुख जी जैसे लोगों ने कहा, गांव के गांव तो स्वावलंबी बने, लेकिन क्लस्टर ऑफ विलेजेस ये स्वावलंबी होना चाहिए। तो एक गांव नहीं, 5-5 गांव ले सकते हैं। उस आधार पर उन्होंने फिर अपनी कल्पना किया, फिर गांव को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इन विषयों पे पूरा सब लोगों ने काम किया। आज मैं आप सब लोगों को हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। एक बहुत अच्छे विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो कुछ मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगी वो हमने सिर्फ राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के साथ जो 20-22 साल लगातार काम किया है और ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, उन्हीं का देन है। उन्होंने दुनिया में जितने भी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने उन सबका अध्ययन किया। अध्ययन का निचोड़ उन्होंने चित्रकूट में करने का प्रयास किया। भगवान की दया थी जो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, मामूली सी कार्यकर्ता को उस काम में जुटने का अवसर मिला। तो हम आपसे जो भी बात करेंगे वो उन्हीं की कृपा है, उनसे मैंने जो सीखा। तो आत्मनिर्भर भारत मात्र इन चीजों के लिए हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। अपनी भारत देश अभी कोरोना के टाइम पर हम सब लोगों का जो सूक्ष्म उद्योग रहे, मध्यम उद्योग रहे, लघु उद्योग रहे, उनमें लगे हुए सब बंधु भगिनियां भी बेरोजगार और बेकार हो गए। बहुत दिनों से उन लोगों के पास काम नहीं है। बेरोजगार बेकार व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता और उनकी चिंतन गलत दिशा में जाता है। इसीलिए एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग के बीच में है, उन्होंने कहा भाई अभी हम एक योजना प्रारंभ कर रहे हैं ताकि जो मध्यम वर्ग के जो बंधु भगिनी कारीगर है, सूक्ष्म उद्योगों के, लघु उद्योगों के यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, उनको कैसे समृद्धशाली बनाया जा सकता है, कैसे वो लोग भारत को समृद्धि बनाने में लाने में मददगार हो सकते, उसके लिए यह योजना प्रारंभ हुआ। योजना तो ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की कल्पना अपने शुरुआत से रही है। भारत कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता था। स्वयं के अपने कपड़े होते थे, स्वयं के अपने मसाले होते थे, स्वयं के अपनी खेती की पद्धतियां थी, स्वयं की अपनी भोजन खान पान परंपराएं रीति रिवाज, हर एक चीज अपने यहाँ पर ही होता था। लेकिन अभी क्यों हुआ और कैसे करना है, आत्मनिर्भर अब हम लोग कैसे बन सकते, खासकर युवा वर्ग इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका होगी। तो आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है अपने भारत देश में जो उपलब्ध कच्चा माल है, सबसे ज्यादा जरूरत है यदि भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये हम लोगों को पता है। एक हम लोगों को कृषि से मिलता है, जंगलों से मिलता है, पशुओं से मिलता है और मिनरल्स से मिलता है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जिससे हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता हो। तो जब प्राकृतिक संसाधन जहाँ पर सबसे ज्यादा है और जहाँ पर लोगों की आवश्यकता है चीजों की, जैसे अभी कानपुर में लोगों को चाहिए अच्छे अच्छे, वहां पर कोई भी कार बनाने वाले लोगों की वहां मैकेनिक्स की जरूरत है, कार बनाना चाहते हैं, यदि कोई व्हीकल बनाना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकता यदि होगी तो वहां पर फिर निर्माण प्रक्रिया वो लोग कर सकते हैं और निर्माण करते हुए लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं वो लोग, और वहां के जो संसाधन है उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं इसमें आत्मनिर्भर भारत का जो मेन यदि देखना चाहते हैं हम लोग, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कच्चा माल की उपलब्धता, नेचुरल रिसोर्सेस जो भी अपने को चाहिए वो है कि नहीं, वहां नीड है कि नहीं, आवश्यकता नहीं है, तो वो चीजें जो भी हम लोग बनाएंगे तो वो चीज बिकेगा नहीं।
तो बिकेगा नहीं तो अपनी स्टॉक जो भी हम लोग बना के रख दिया वो खराब हो जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो फिर दिक्कत पैदा होती है। इसीलिए एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी मैंने कहा आवश्यकता है, चित्रकूट में जैसे हम लोग जब थे वहां बिस्किट्स की, ब्रेड की, बंस की बहुत आवश्यकता थी उद्यमिता विद्यापीठ में जब हम काम करते थे। लेकिन हम लोगों के पास वहां पर ना रॉ मटेरियल मैदा मिलता था, ना हम लोगों के पास कारीगर था। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कारीगरों को बंबई पुणे से हम लोग लेकर आ गए। लेकर आके बोले ये कारीगर यहाँ के लोगों को सिखाएंगे, यहाँ के लोकल पीपल को, लोकल युवा को, उनको पूरे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई भी होगा, दिव्यांग होगा, कोई भी होगा, उनको ये ट्रेंड करेंगे। बाहर से हम लोग ट्रेंड पर्सन को ले आए। ट्रेंड पर्सन वहां पर जिनको नहीं आता था वो स्किल, उनको उन्होंने सिखाया। मैदा हमारे यहाँ नहीं होता था, तब हम लोग आटे का नहीं बनाते थे। मैदा हम लोग कानपुर से और बगल के जो भी बड़े शहर होते थे, सतना वगैरह से लाते थे। हम लोग ने ब्रेड इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री हम लोगों ने चलाया। ऐसे इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो माइग्रेट करके जो लोग अपने गांव से तो पहले शहर चले गए रोजगार, धंधा, पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये कोरोना टाइम पे वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में वापस आ गए। वापस आने के बाद उनके हाथ में अभी कोई काम नहीं है। काम नहीं होने के कारण हम लोग उनकी चिंता करते हैं। तो यदि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छा कारीगरी आता है किसी भी चीज का, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके, और जहां पर बंद, मैं छोटा सा आप लोगों को एक स्टोरी जैसा बताने का कोशिश कर रही हूँ। जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई भी वहां पर ट्रेडिशनल परंपरागत चलने वाली कोई भी ऐसा बड़ा इंडस्ट्री रहा, चंडीगढ़ हो या अमृतसर हो या कहीं पर भी, अपना बांदा हो, कहीं पर भी ऐसे कोई बड़ा इंडस्ट्री रहा, लेकिन किसी कारणवश आज वो छोटा इंडस्ट्री जो भी रहा वो बंद हो गया। बंद हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं अपने जैसे लोग जिनको सच में भारत देश के लिए काम करना है, वहां जाकर वो इंडस्ट्री क्यों बंद हुआ, क्यों बंद पड़ा हुआ है, उसको हम लोग पता करें। जो कमियां उसमें थी उसको हम लोग ठीक करके, जो ये युवा वर्ग वापस लौटकर अपने अपने क्षेत्र में गए हैं, उनसे प्यार से बातचीत करके उनको वही का वही हम लोग काम दिलाकर अपना उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगा वहां पर, और उपलब्ध कच्चा माल की उपयोगिता भी अच्छी हो जाएगी, और बेरोजगार नव युवक युवतियां खाली नहीं बैठेंगे। ऐसा हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत हो या उद्यमिता की बात हो या एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो या सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हो, इन सब में सामाजिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और समाज सेवकों की भूमिका है। इसीलिए सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, मदद तो वो लोग सबको कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन लोगों को मदद करना पड़ेगा। कागज कार्यवाही बहुत होती है, कोई भी काम करना है तो वो भी हम लोगों को करना है, अपनी कागज परफेक्ट रखना है, फिर सरकार से मदद लेकर इस तरह के काम पे हम लोग लगकर कई लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार के प्रति उनको लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक तो हो गया कच्चा माल, दूसरा हो गया आवश्यकता आधार पर, तीसरा हम लोग ने अभी चर्चा किया जो बंद पड़ा हुआ जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है उसको आइडेंटिफाई करके काम किया। अब परंपरागत धंधे जो बंद हो गए, कोई बांस का काम बहुत अच्छा चलता था, कभी अब अपने यहाँ लकड़ी का काम अच्छा चलता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम अच्छा चलता था, लोहारगिरी का अच्छा चलता था, लेकिन उसी तरह लोहारगिरी का काम अभी पीट पीट के कराना चाहेंगे, ये युग में वो चल नहीं पाएगा। इतना बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, हर व्यक्ति अपना घर बहुत सुंदर बनाना चाहता है, अपना मकान, अपना घर, अपनी फैक्ट्रीज, ये सब। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो छोटा सा लोहा का कारीगर जो भैया था वहां पर, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, वो बेरोजगार था। उनको हम लोगों ने कहा अभी तुम्हें सिर्फ लोहा पीटते आता है, थोड़ा बहुत तुम वेल्डिंग कर लेते हो, अब आपको हम लोग स्किल अपग्रेडेशन करते हैं। उनको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिलाया, बड़े बड़े कंपनीज के साथ उनको करके आईटीआई कराकर वो फिर इतने बड़े बड़े ट्रसेस बनाने लगे, जेट सेक्शन का, पाइप सेक्शन का काम
हमारे यहाँ पाइप बेंडिंग का काम होता नहीं था। आपके पंजाब में यदि ये बातें सुनेंगे आपको लगा अरे पाइप बेंडिंग तक नहीं आता था, लेकिन चित्रकूट एक रिमोट एरिया था, वहां हम लोगों ने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स वो भैया से कराए थे। इस तरह कार्यकर्ता का चयन, जिसके पास क्या स्किल है, यदि कोई अनस्किल्ड है, ये जो लोग हैं अपने भारत देश में अनस्किल्ड को आइडेंटिफाई किया आपने, तो आप किसी भी संस्था के साथ जोड़कर, सरकारी बहुत संस्थाएं हैं, प्राइवेट भी बहुत संस्थाएं हैं जो ट्रेनिंग देती है, अनस्किल्ड को ट्रेनिंग देकर सेमी स्किल्ड बनाना। सेमी स्किल्ड यदि है, थोड़ा बहुत वो क्रशर्स में काम किया हुआ है, या पत्थर घिसाई का काम करता है, या बर्तन बनाने का काम करता है, मेटल के इस पे वर्क्स पे काम करते हैं, या कोई अच्छा भवन बनाने के काम में लगे हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने और अच्छा काम, उसको स्किल अपग्रेड करके स्किल्ड बना दिया। स्किल्ड व्यक्ति को आपने पहचान लिया कि इसको तो बहुत अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग आता है, टीवी रिपेयरिंग आता है, ये बहुत अच्छा अपना जो है पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, उनको हम लोग माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। क्यों ये बातें कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले व्यक्ति को खाली नहीं रहना, खाली रह गया, बेरोजगार है, बेकार है, वो किसी कारणवश, चाहे शारीरिक कष्ट के कारण हो, चाहे पढ़ाई के कारण हो, चाहे उसको मतलब मौका ही ना मिला हो, तो उनको सबसे पहले अपने अपने एरियाज में हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। किसी न किसी रूप में उनको रोजगार से जोड़ देंगे, स्वरोजगार ही स्वावलंबन का आधार बनेगा, तब आत्मनिर्भर भारत के लिए ये लोग हम लोगों के लिए सहयोगी बनेंगे। लेकिन ये बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग छोटे उद्योगों की? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग हम लोग देख चुके हैं, बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो प्रदूषण बढ़ा, विषमता, डिस्पैरिटी बढ़ गई। एक बहुत बड़ा आदमी है, जैसे मैं आपको बताए थे हैदराबाद के नवाब, अंग्रेज ने एक बार बोल दिया ये क्या रोल्स रॉय खरीदेंगे, तो वो तो पता नहीं कितने, तो 50 रोल्स रॉय लेके चल दिए थे। कितना बड़ा धनवान, टाइम्स मैगजीन में उनका छपता है। लेकिन वहीं गरीबी भी होगी, इतनी डिस्पैरिटी, इतनी खाई है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। ये जो डिस्पैरिटी कम करना भी आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हर व्यक्ति के पास काम होना, हर व्यक्ति खुशहाली का जीवन व्यतीत करे, तब ये चीज होगा। इसीलिए बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो प्रदूषण बढ़ा, विषमता बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, इंडस्ट्री तो डल गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा? जहां जरूरत नहीं है वहां मशीन्स का ज्यादा प्रयोग हो गया। अपने भारत देश में जनसंख्या इतनी है, मशीनों के आधार पर यदि हम लोग रहेंगे तो लोगों को हर हाथ को काम कैसे मिलेगा? इसीलिए जहां जरूरत है फुल ऑटोमेटाइजेशन वाला अपन को मशीन्स लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग मशीनों का प्रयोग करें, और थोड़ा मेहनत को कम करने के लिए हम लोग मशीनों का प्रयोग करें। लेकिन इसीलिए नहीं कि हर चीज मशीन से हो गया तो आदमी बेकार हो जाएगा, ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत ये बहुत बड़ी कल्पना है, तो इस कल्पना को एक साथ तो हम लोग साकार नहीं कर सकते। इसको टुकड़े 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 में विभाजन करके यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आत्मनिर्भर भारत फिर से बनकर विश्व गुरु हम लोग फिर से बन सकते हैं, अपना भारत का नाम स्थापित हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना, कैसे विभाजन करेंगे? तो भगवान की दया से भारत को अलग अलग जोन्स में अपने आप बटाओ, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ऐसे ही अपने स्पिरिचुअल लिंग्विस्टिक जोन्स के ऊपर अपना हो चुका है। डेमोग्राफी के आधार पर हम लोगों का पूरा डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, और उसके साथ बायोवर्सिटी के आधार पर हम लोगों का पूरा अपनी डिवीजन हो चुके, जोन्स बन चुके हैं। बायोवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक इसमें, डेमोग्राफिक इसमें, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के इसमें, और रीजनल बेसिस के इसमें भी अपनी जोन्स बटे हुए। क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि जब अपन पूरे भारत का एक साथ विचार तो करना चाहिए, क्योंकि भारत कभी टुकड़ों में नहीं सोचता, न टुकड़ों में पलता है। भारत एकात्मता की बात करता है, लेकिन एकात्मता में भी हम लोग छोटे छोटे
बिंदुओं पर विचार करेंगे, तब जाके जब छोटे छोटे बिंदु बनाएंगे तब जाके पूरा सर्कल बनता है ना। तो वो बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो अपना जोन से एक, तो यदि हम लोग भाषा के आधार पर वहां पर रोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करें, आसान हो जाएगा। तो हिंदी भाषी जाके केरल में काम करना मुश्किल होता है, तो केरल में वहां छोटे छोटे जोन्स बनाकर वहां विचार करेंगे, वहां लोकल पीपल को जोड़ेंगे, लोकल नॉलेज, लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज और लोकल पीपल को एम्पावर करके वहां का वहां स्ट्रक्चर पूरा हम लोग तैयार करके एक नमूना वहां से आएगा। ऐसे ही पंजाब में जाकर यदि तेलुगु बोलेंगे तो वहां के तेलुगु लोगों की तेलुगु की कल्चर वहां पे नहीं हो पाएगा। वहां करने के लिए वहां का पंजाब के पूरा कल्चर को, ताकि अपनी कल्चर भी खत्म ना हो, अपनी ट्रेडिशंस भी खत्म ना हो, परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, ये सब भी आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर भारत हम लोग बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे, लेकिन बनने के लिए बृहद रूप में नहीं, छोटे छोटे बिंदुओं पर यदि हम लोग विचार करेंगे, जोन्स आधारित करेंगे, और ये जल्दी से एक रिजल्ट अपने को मिलेगा। तब क्या होगा, जोन्स का अलग अलग जोन्स की डिमांड अलग होती है, अलग अलग जोन्स की सप्लाई अलग होती है, अलग अलग जोन्स की प्रोड्यूस अलग अलग होती है। उस आधार पे हम लोग फटाफट वहां बैठकर पीपल पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल कहते हैं, पीआरए कहते हैं, वहीं बैठकर लोगों के बीच में बैठकर हम लोग पूरा बनाकर एक एक्शन प्लान बनाकर, एक्शन प्लान भी वो नहीं, नाना जी कहते थे पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाना है, तो इसीलिए जल्दी शॉर्ट टाइम पे और लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से सभी को अपने अपने अकाउंटेबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए टाइम फ्रेम में डालकर उसको मेजरेबल पैरामीटर्स में कैसा लेकर आ जाएंगे, तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर, जैसे कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, भाषण थोड़ी करते हैं, वो अपनी प्लान, अपनी विजन, अपना मिशन, अपने टारगेट्स, उसके बाद एक्शन प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज और उसके एमआईएस करते हैं। ऐसे ही समाज सेवी संस्था लोग भी, हम लोगों ने भी इसी प्रकार गए थे, 3 साल के अंदर जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर काम होता हुआ दिखा। ऐसे ही जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु, इन चीजों को भी हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि पानी ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जंगल ही नहीं है, जंगल नहीं बचा तो फिर कैसे आत्मनिर्भर भारत होगा। जमीन पे पूरी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर घर बन गया, तो फिर कहाँ खेती करेंगे हम लोग। ऐसे ही जानवर, जानवरों को हम लोग प्यार ही नहीं करेंगे, अपनी गौ माता के तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने अच्छे अच्छे जो देसी भैंसे थी, देसी बकरियां थी, देसी सब चीजें आज यदि नहीं है, तो अपनी भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। इसीलिए पशु संपदा हो, जलवायु परिवर्तन, आप सब लोग जान रहे कितने मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जलवायु के लिए भी हम लोग को पता है, आत्मनिर्भर हम लोग ऐसे बनेंगे। आज कोरोना के टाइम पर कोई दवाई काम नहीं आ रही है, अपनी घर की दवाइयां काम आ रही है, आयुर्वेद जैसे दवाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनना, हम लोग अपने परंपरागत योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का हम लोग पालन करेंगे, तो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अति हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ हो गया, बहुत बड़ा मेजर इश्यूज हो गया, तब हम लोग इस तरह की पद्धतियों को अपनाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य के लिए भगवान की दया से भारत में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा दिया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज अपने भारत से हम लोग दूसरों को दे रहे हैं। शिक्षा माने एमए, एमएससी, एमकॉम नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो अपनी नॉलेज है, जो अपनी चीजें हैं, अपनी वेदों में, उपनिषदों में इतना कूट कूट के भरा है, हम लोग क्यों डर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। एक एक भैया बहन यूथ पढ़ने वाले थोड़ी थोड़ी चीज भी उसमें से ले लेंगे, तो हम लोग की आत्मनिर्भरता में कहीं कोई कमी नहीं आना। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वावलंबन में भी आप लोगों को पता है किसी में हम लोग कमी नहीं थे, इतने स्वावलंबन की पराकाष्ठा है भारत का।
क्या चीज की अपने पास कमी है? ऐसे सोनार कहाँ मिलेंगे, ऐसे आभूषण बनाने वाले, ऐसे साड़ियां पतली पतली बना के माचिस के डिब्बे में रखने की अपनी परंपरा थी, 5-6 मीटर की साड़ी। लेकिन गांव का यदि करना है, पुराने तो ठीक है आप लोग भी जानते, लेकिन अभी भी हो रहा है। एक गांव है जहां पर जल का पूरा काम कर दिया। जल के साथ साथ जैसे चित्रकूट में भी जो हुआ था, पहले पानी संचय हुआ, पानी के साथ साथ विजनरीज क्या सोचते, उद्योग धंधे, पानी से खेती का अच्छा होगा, खेती से आने वाले उपज से उद्योग धंधे पहले से ही लगा दिया वहां पर, और मार्केटिंग में लोग लग गए। लोग वहीं पे कपड़ा बना रहे हैं, वहीं पे शहद चाहिए। क्यों हम लोग बाहर की शहद खाए? अपने गांव में शहद का निर्माण हो, अपने गांव में बतख पालन हो, अपने गांव में मुर्गी पालन हो, अपने गांव में मसाले का उत्पादन हो। गांव माने मैं क्लस्टर की बात कर रही हूँ। एक गांव, छोटा गांव अब पूर्ण नहीं हो सकता यदि उद्योग धंधा हम लोग करेंगे, तो एक क्लस्टर की बात मैं आपको कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग अपने पूरा जो भी आवश्यक है, जैसे साबुन चाहिए, केमिकल्स अपने यहाँ नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ केमिकल वाला साबुन ही प्रयोग करिए, या गोबर से बना हुआ, गौमूत्र से बना हुआ साबुन को प्रयोग करिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। साबुन चाहिए, निरमा जैसे चीज चाहिए अपने को, हम लोग अपने गांव में कितना आसानी से बना सकते। एक मिक्सर आता है, बहुत सिंपल, पंजाब में तो हर जगह पे मिल जाता है वो मिक्सर। मिक्सर में 4-5 प्रकार के पाउडर डालना है, पानी डालना है, और मिला दिया उसको 5-6 बार, हाथ से ही घुमा दिया, बन गया पाउडर। जरूरत नहीं है, अच्छे पैकिंग वाला पाउडर ही अपना कपड़ा धुलता है। ये बनाकर हम लोगों ने देखा, जहां बिजली की एक और अपने को अब आगे पावर का सबसे बड़ा चीज आएगा। अभी तो रीवा में, मध्य प्रदेश रीवा में सबसे बड़ा सोलर से पूरा एनर्जी लेने का भी प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। उसके लिए बहुत बहुत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं। तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या हम लोग अपने गाय के गोबर से या गोमूत्र से अपने आप में एक ऐसा चीज बना सकते हैं क्या? एनर्जी लेने के लिए सोलर पैनल्स के माध्यम से हर चीज विचार करना पड़ेगा आत्मनिर्भरता के लिए। आत्मा को संतृप्ति मिले। आत्मा तभी संतृप्त होता है जब फुल सेटिस्फाइड व्यक्ति होता है। तब हम कहते हैं, कोई भंडारा में जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, कहीं शादी में भी, शादी में नहीं भंडारों में खासकर, कहते हैं पल्लवा आज आत्मा संतृप्त हो गया, प्रसाद पाक। तो वो आत्मा की संतृप्ति कैसे मिलेगा? सिर्फ उद्योग धंधों से नहीं। उद्योग धंधे तो एक माध्यम, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और अपनी जो आत्मा की बातें जो कर रहे, स्पिरिचुअलिटी की बात है। अपने यहाँ किस चीज की कमी है? हर देवी देवता को हम लोग मानते हैं, हर प्रकार के लोग, अपने हर जाति हर धर्म के लोग भारत देश में है। तो इससे अच्छा तो डाइवर्सिटी कहीं है ही नहीं। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का हमें जो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऑलरेडी भारत में इतने लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में विचार करेंगे तो अपने को लगता हम तो शून्य है। जो काम देश के लिए कर रहे, चाहे सैनिक हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे शिक्षक हो, वो सब कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवी संस्थाएं कुछ ऐसी, समाज सेवी लोग ऐसे हैं अपने देश में इतना मेहनत करके जबरदस्त चीजें निकाल रहे। मास्क बना रहे तो भयानक अच्छा मास्क बना रहे हैं, बहुत सुंदर आयुर्वेद की काढ़ा बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। और कोई झोले बना रहे तो अच्छे झोले बना रहे, क्वालिटी बेस्ड झोले बना रहे। और पंचद्रव्य उत्पादों से कोई मच्छर के कॉइल बना रहे, अगरबत्ती बना रहे हैं, गोधन गणेश जी का निर्माण कर रहे। क्या क्या नहीं हो रहे? इसीलिए अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल। वहां जो भी बन रहा है लोकल उत्पादों को हम लोगों को अपनी मुंह से इतना बताना है कि चाइना जैसे चीजों को लेने की आवश्यकता ना पड़े। राखियों का निर्माण, हम लोग अभी राखी त्योहार आ रहे, क्यों बड़ी बातें करना? बहुत छोटी बातों से आत्मनिर्भरता आती है। मैंने बोला ना, आत्मा की संतृप्ति बड़े चीजों से नहीं होती। करोड़पति लोगों का कभी आत्मा नहीं संतृप्त होता, लेकिन एक गरीब भी होगा ना, वो दूसरों के यहाँ जाकर काम करके उसको प्यार से कोई दो शब्द बोलता है,
तो उसकी आत्मा संतृप्त होती है। ये आज जरूरत है। इसीलिए जो राखी आ रही है, राखियों में अभी प्रदीप जी ने एक स्वावलंबन के लिए उन्होंने एक वो मुहिम जुटाया हुआ है। हर संडे को लोगों को सिखवाते, ट्रेनिंग देते हैं। कोरोना में वो ये नहीं कह रहे हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग ले लो, ऑनलाइन पे पूरा सिखा रहे। कल ही उन्होंने राखी बनाने का, घर बैठे राखी बनाइए। क्या कल्पना है। हम लोग अपनी उपलब्ध संसाधनों से, स्वयं कृषि से, खुशी के साथ स्वावलंबन की प्रक्रिया को अपनाना ही आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर माने कुछ नहीं, घर में 2 टमाटर है, हम 4 की उम्मीद ना करें। 2 टमाटर में भी एक बचा ले, एक का आज प्रयोग कर ले, जैसे महिलाएं करती है। महिलाओं की भूमिका आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी है, क्योंकि महिलाएं ही अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते। यदि वो घर में पूजा पाठ, विधि विधान, परंपराओं को फॉलो नहीं करेंगी, रंगोली नहीं डालेंगी, तो एक तो गया, रंगोली की कला समाप्त हो जाएगी। वो यदि श्रावण तीज के दिन अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाई, तो वो कला, वो आर्ट समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अपने बच्चों को विद्यालय भेजते समय वो बच्चों को ये ना कह दे तुम अच्छा सा खेलो, कूदो, डांस सीखो, म्यूजिक सीखो, ये करो, वो करो, ऐसे अच्छी चीजें, बीट्स से ये बनाना सीखो, राखी बनाना सीखो, कंप्यूटर चलाना सीखो। यदि वो नहीं करेंगी तो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। टूट फूट की सुंदर दुनिया टूट फूट की करके बचपन में सिखाया जाता है स्कूल्स में, कई विद्यालयों में। मतलब वेस्ट जो चीजें पड़ी होती है उसको कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, वहां से शुरू होती है आत्मनिर्भरता। वेस्ट से वेल्थ कैसे होगा, वेस्ट से वेल्थ, ये हमने माननीय नितिन गडकरी जी से सुना। वो कोई चीज को भी वेस्ट नहीं मानते। तिरुपति बालाजी में जो कैश हम लोग देकर आते, वो भी उनके लिए वेल्थ है। वो उसमें से भी गैसेस बनाते, उसमें से भी सब कुछ तेल निकाल लेते हैं। हर चीज का उनके पास टेक्निक्स है। ऐसे माननीय मंत्री जी लोग अपने यहाँ पर है जो टेक्निकली साउंड है और खुद करते हैं, बोलते हैं। ऐसे अपने यहाँ पर भारत देश में गांव गांव में भरे पड़े हुए खोजने की इस खजाने को जरूरत है। आज हम शायद जितना मन में अभी आ रहा था वो आपके सामने रखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानव दर्शन में यही कहा है कि अपने यहाँ पर, सुनो से, अपने यहाँ पर जो मशीनें हम लोग लगाते हैं ना, तो उसमें उन्होंने कहा था विशाल काय, भारत का जो विशाल काय है कारखानों से नहीं विपुल हाथों से होता है। हर एक हाथ का उसमें पूरा भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी, जिनको भारत रत्न मिला, उन्होंने एक सुंदर गीत लिखा है। हमें पता नहीं आत्मनिर्भर भारत माने वही गीत याद आता है। हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ में होगा काम, हर खेत में होगा पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। दुल्हन बनाना है, ऑलरेडी सजी हुई है। थोड़ा बहुत पेड़ पौधों से सुशोभित करते हुए, पहले की परंपराएं थी, बारिश आने के पहले हम सब लोग अपने अपनी नदी तालाब के पास और कुओं को, बावड़ियों को, जितने भी होते थे, वो हम लोग साफ सुथरा करके, डिसिल्टिंग करके पूरा रख लेते थे। और बारिश आ जाता था, सब भर जाता था, पानी की कमी नहीं होती थी। इस तरह छोटी सी चीज आप लोग के समक्ष में रखने का प्रयास किया। आत्मनिर्भर माने खुश रहना। इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स, इमोशनल क्वेश्चन भी है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ EQ भी है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी है, और कार्बन रेटिंग भी बाद में आएगा ही, अभी आ ही चुका है। हम सब लोग अच्छी जगह पर सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम हम लोग सुनते आए हैं। यही आत्मनिर्भर भारत है। जंगल जल, जंगल जमीन, जानवर, जलवायु और जनता की पहल और पुरुषार्थ के आधार पर भारत का सर्वांगीण विकास, यही आत्मनिर्भर भारत है। कुटियाला जी भाई साहब भी इसमें आ गए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मात्र इसीलिए होगा शायद सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया। इसी के लिए होगा, आगे प्रश्नोत्तरी वगैरह जो भी होगा हम बात करने का कोशिश करेंगे। प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी को नमस्कार। बहन नंदिता जी को उनका अभिनंदन और उनका आभार कि जितना मैंने सुना, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आपने की है। एक कल के भारत की जो एक कल्पना आपने एक बुद्धिजीवियों के समूह में रखी है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये सब लोग इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर इसको आम जन तक ले जाने के लिए इसका इनका बड़ा प्रयास रहेगा। और आपकी सब बातों को मानते हुए और सब बातों का समर्थन करते हुए उसके लिए हम सब का सहयोग होना ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ बातें जो मेरे मन में है वो ये हैं कि कल का जो भारत बनाना है वो टुकड़ों में नहीं बनने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि हम एक क्षेत्र में तो बहुत आगे चले जाएं और दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाए, जैसे हमने अपने पूर्व में किया है। हम कुछ खाद्य पदार्थों में कुछ में हम सरप्लस में हो गए और कुछ में हम इतना हमारे में कमी आ गई कि उसके लिए हमें आयात करना पड़ता है। एडिबल ऑयल्स हमें आयात करने पड़ते हैं और गेहूं और चावल हमने सरप्लस कर लिया। ये जो संतुलित विकास की बात है, जो समग्र विकास की बात है, हमको सभी को साथ लेकर और सभी प्रकार के विकास का एक ब्लूप्रिंट बना करके और एक ऐसा बनाना जिसमें राजनीति बदलने पर भी उसमें परिवर्तन ना आए, क्योंकि 2-4-5 साल का विषय नहीं है ये। और राजनीति बदले, व्यवस्थाएं बदलें तो हमारे विकास के उद्देश्य बदल जाएं, विकास की परिकल्पना बदल जाए, विकास का हमारा मार्ग बदल जाए, उससे समाज को बहुत हानि होती है, समाज बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए हमारा अब प्रयास, अगर हम अपने देश को प्रजातंत्र भी माने तो अब प्रजातंत्र हमारा जो है परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। उस मैच्योर काल में हम कम से कम बौद्धिक जगत में, शैक्षणिक जगत में हमारे कल के भारत की एक सहमति पूर्ण कल्पना होनी चाहिए। ऐसी एक कल्पना होनी चाहिए कि कल का भारत मेरा कैसा होना, उसके क्या क्या फैक्टर्स होने, किस किस क्षेत्र में हमको कैसा कैसा बनाना, इसमें हमारी एक इसको कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के एक सहमति होनी चाहिए। असहमतियों के बीच भी हमको सहमतियां बनाने की आवश्यकता है और उन सहमतियों के आधार पर जो हम कल की योजना बनाए, कल की कल्पनाएं बनाए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ना तो प्रशासन इसको करने वाला है, ना ही राजनीति इसको करने वाली है। करना होगा तो हमें और आपको करना पड़ेगा, ये हमको सोचने वाली बात है। और कहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो गांधी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट बताया था वो आत्मनिर्भर भारत नहीं है, वो नहीं है। वो हमको इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आज का भारत, आज का समाज, आज की मानवता बहुत भिन्न है। वो टेक्नोलॉजी आधारित है। हम गांधी की टेक्नोलॉजी से जो परहेज था उसको उसको मानते हुए हम आज के नए भारत को हम टेक्नोलॉजी रहित नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। अगर आज हमको अपने ग्रामों को उत्थान करना है तो हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा। मगर कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी, कितनी टेक्नोलॉजी लेनी, कितने हाथ चाहिए हमें और कितने हाथ टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए चाहिए, ये सब बड़ा विषय है। और हम सबको जो आपने आज इंडिया पोस्ट ने इस विषय को प्रारंभ किया है और बहन नंदिता जी ने इसकी बहुत ही मैं कह सकता हूं कि व्यवहारिक प्रस्तुति की है। और सबसे बड़ा विषय जो है मुझे लगता है किसान का है। अगर किसान के मन में आ गया ना, जब किसान के मन में आया था कि मैंने अपने देश को
इतना खाद्यान्न पैदा करना है कि मेरे देश को मांगना ना पड़े। उसने करके दिखाया वो। हमारे सैनिक ने करके दिखाया कि जो 1962 में हमें शर्म एक लज्जा की बात हुई थी। हमारे सैनिकों ने 65 और 71 की लड़ाई में और फिर कारगिल की लड़ाई में दिखा दिया कि हमने बदले ले लिए हैं। अब हम अपने सुरक्षा के लिए हम अपने आप में सक्षम हैं। इसी प्रकार आज फिर से किसान को, फिर से मजदूर को, फिर से किसान को हमको संभालना पड़ेगा और उन्हीं के आधार पर जो कल का भारत बनना है, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनना है, वो देखना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको आत्मनिर्भर भारत जो है वो टुकड़ों में बने, ऐसे टुकड़ों में ना बने। जैसे आजकल हमारी प्लानिंग चल रही है कि स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, तो कुछ तो स्मार्ट बन जाएंगे और कुछ अनस्मार्ट रह जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि नंदिता ने जो बताया है उसको अपने पास केवल मन और मस्तिष्क में ना रखें, उसको नोट भी कर लें और समय समय पर हर एक बिंदु पे विचार करें और अपने अपने समूह में, अपने अपने जो छोटे ग्रुप हैं उनमें इसकी चर्चा करें। और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो तो नंदिता जी से बात करिए, दूसरे लोगों से बात करिए, परंतु एक अभियान बना करके चलिए, समग्रता का अभियान बना करके चलिए, समग्र आत्मनिर्भरता का अभियान बना के चलिए। और ये अचीवेबल टारगेट है जिसको कह सकते हैं कि ये करने योग्य कार्य है, करना ही चाहिए और ये होने वाला कार्य है, ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है। और बहुत लंबा समय भी इसके लिए नहीं चाहिए। अगर हम सब ने अपना मन बना लिया, संकल्प कर लिया, हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, तो वो होगा ही होगा। ये हम सबको विश्वास ही है और बहुत इस विषय को और चर्चा में लाएं, जन जन तक ले जाएं और जो 50% से अधिक हमारा भारतीय खेत में काम करने वाला है उस तक जाए। जो हमारा 30-35% जो हमारा मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे खेत में हो, उस तक जाना चाहिए। हम और आप आत्मनिर्भर के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं, लोगों तक ले जा सकते हैं, मगर जो वास्तव में करना है वो तो जनमानस ने करना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, सरकार नहीं कर सकती, नहीं करेगी, ना उसकी इच्छा शक्ति बनती है, ना ये प्रशासन जो अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ प्रशासन है वो व्यवस्था इसको नहीं कर सकती है। उनकी कोई इच्छा नहीं है। करना होगा तो हम जैसों को करना होगा, सामाजिक संस्थाओं को करना होगा और हमारे जैसे, आप जैसे, नंदिता जैसे युवा कार्यकर्ताओं को करना होगा। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है और फिर कभी मौका मिला तो इसको बिंदुवार इसकी चर्चा करके और योजना बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। एक 30 तारीख को पंचनद शोध संस्थान सिरसा उसने चर्चा रखी है। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमको एक बताने वाले हैं कि किसान आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। एक उसके 30 तारीख को होने वाला है और दूसरा हम लोग 4 तारीख को एक छोटा ग्रुप इस पे बैठ रहे हैं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात है, हम योजना बनाने के लिए बैठ रहे हैं कि आत्मनिर्भर हरियाणा कैसे बनेगा। अगर हरियाणा में एक मॉडल बनाना हो देश के, प्रयोग करने का विचार है तो बहुत ही सुंदर विषय है और हम बहन जी को भी इन कामों में इन्वॉल्व करेंगे। अगर वो समय दे पाएंगी तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत।